हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त बढ़िया मजे में फैंटास्टिक फैंटाबुलस चल रहा है ना। बढ़िया है, चलना भी चाहिए, है ना। और तो कल के न्यूमेरिकल्स देख लिया, पढ़ लिया, पक्का ना? पढ़ लेना, ज़रूरी है ना। तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर दो लॉज, आइजैक न्यूटन साहब ने जो दो लॉज दिए थे मोशन के, वो ख़त्म कर चुके हैं। दिए तीन थे, अब तीसरे की बारी। ठीक है, तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है ना। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कौन सा मोशन है भैया? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक। अभी जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन भी कहा जाता है। अब लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन कहा क्यों जाता है, इस बात को समझो जरा। कि मतलब कि जो भी आप एक्शन करोगे, है ना, जो भी आप क्या करोगे, जो भी आप एक्शन करोगे, उसका रिएक्शन होगा। उसका क्या होगा? रिएक्शन होगा। उसी लॉ को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन कहा जाता है, मतलब थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि मान लो किसी एक ऑब्जेक्ट में, कोई एक ऑब्जेक्ट है, दूसरे के ऊपर जितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक, तो वो सेकंड ऑब्जेक्ट भी उतनी ही फोर्स पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट करेगा। यही चीज़ है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मतलब कि आप किसी चीज़ के ऊपर जितनी फोर्स लगा रहे हो, सामने वाला भी, वो ऑब्जेक्ट आपके ऊपर उतनी ही फोर्स लगा रहा है। ठीक है। ये चीज़, ये बात, ये बड़ी क्लियर सी बात है। बस इतनी सी बात होती है कि मतलब कि जो भी फोर्स आप लगा रहे हो, सामने से भी उतनी फोर्स लग रही है, वो दोनों आपस में बराबर है ना। फॉर एवरी एक्शन, ठीक, इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक। आप जो भी कर रहे हो नेचर के अंदर, हर चीज़ का अपोजिट रिएक्शन है। ठीक। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो डेली लाइफ में अपनी, ठीक है, तो बस यही लॉ है कि एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक, तो वही है। तो व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक, द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली exerts a force back on the first। ठीक है। तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है वो पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर तुरंत ही फोर्स लगा देता है। दीज टू फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और ये दोनों फोर्सेज हमेशा मैग्नीट्यूड में कैसी होती हैं? एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक, मतलब जितनी फोर्स आप लगाओगे, मान लो आपने 10 न्यूटन लगाई, तो सामने से भी 10 न्यूटन ही फोर्स लगेगी, बट अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन डायरेक्शन कैसा होगा? अपोजिट होगा, है ना। जैसे कि मान लेते हैं ये वॉल है, ठीक, ये एक वॉल है ना। तो आप वॉल की तरफ ऐसे करके फोर्स लगा रहे हो, ठीक, आप वॉल की तरफ ऐसे करके फोर्स लगा रहे हो, तो वॉल भी आपकी तरफ ऐसे ही फोर्स लगाएगा ना, इसी तरफ ऐसे करके उल्टा। ठीक है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ठीक, क्लियर। दीज फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। और एक और बात, ये जो दोनों फोर्सेज हैं, ये हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएंगे। अब जैसे कि मान लो ये वाला हाथ है और हमारा ये वाला हाथ है, तो ये वाला हाथ इस वाले हाथ के ऊपर फोर्स लगाएगा और ये वाला हाथ इस वाले हाथ के ऊपर फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्सेज अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रही है ना। ये वाला हाथ इस वाले हाथ पे फोर्स लगाया, एक अलग ऑब्जेक्ट। ये वाला हाथ इस वाले हाथ पे फोर्स लगा रहा, अलग ऑब्जेक्ट। ठीक, है ना। जैसे कि मान लो किसी के गाल पे थप्पड़ मारना हो, है ना, तो गाल पे जब थप्पड़ मारा, तो हाथ ने गाल पे फोर्स लगाया और गाल ने हाथ पे फोर्स लगाया। अपोजिट है, अलग अलग, है ना। दीज फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। क्लियर। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट, आसान शब्दों में कहा जा सकता है, फॉर एवरी एक्शन इन नेचर देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि कोई भी आप एक्शन या फोर्स लगाओगे, तो उसका नेचर में अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है। ठीक, मान लेते हैं, इफ ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी, अगर ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स लगा रहा है, देन ऑब्जेक्ट बी ऑल्सो एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ए। तो ऑब्जेक्ट बी भी क्या करेगा? ऑब्जेक्ट ए के ऊपर सेम फोर्स लगाएगा। नोटिस दैट द फोर्सेज आर एक्सर्टेड ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। और एक और चीज़, कि ऑब्जेक्ट्स जो भी फोर्स लगाएंगे वो एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे, और वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे ही लग रही होगी। ए वाला बी पे फोर्स लगाएगा, बी वाला ए पे फोर्स लगाएगा। ठीक। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बड़े प्यारे प्यारे, बहुत ईजी हैं, बहुत सच। ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन फाइंड मैनी एग्जाम्पल्स इन अवर डे टू डे एक्टिविटीज़। जैसे कि
व्हेन वी वॉक ऑन द रोड, देखो भैया ये है सड़क, है ना, ये है एक इंसान, ये आगे की तरफ मूवमेंट करता हुए चल रहा है, ठीक है। तो जब हम आगे की तरफ चल रहे हैं तो हम रोड को पुश कर रहे हैं और रोड फिर हमें पुश कर रही है, रोड हमारे पीछे को बैक कर रही है, हम आगे की तरफ दे रहे हैं धक्का, रोड हमको पीछे की तरफ दे रही है धक्का। कभी मामला बराबर ऊपर है, कभी हम चल पा रहे हैं वरना हम गिर जाते हैं, है ना। तेजी लिखा, वेन वी वॉक ऑन द रोड, जब हम रोड पे चलते हैं, वी पुश द रोड, हम रोड को क्या करते हैं, पुश करते हैं, बिलो बैकवर्ड विद द हेल्प ऑफ आवर फीट, पीछे की तरफ अपने हाथों से, पैरों से। द रोड एग्जर्ट्स ऑन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, और रोड जो है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स लगा रही होती है ऑन योर फीट मेक्स अ मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, इस तरीके से लगा रही होती है ताकि हम आगे की तरफ बढ़ते रहें, ठीक। अब जैसे एक स्विमर है, स्विमर स्विमर तैरने वाला, तैराकी, और स्विमर पुशेस द वाटर, एक स्विमर है, ठीक है, जब वो क्या कर रहा है, तैर रहा है, तो क्या कर रहा है, पानी को पीछे कर रहा है, पानी को क्या कर रहा है, पीछे कर रहा है, पानी को क्या कर रहा है, पीछे कर रहा है, ठीक है। और उसी की वजह से वाटर भी क्या कर रहा है, उसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगा रहा है, तो पानी उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगा, भाई आगे जा, चल 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 जा, आगे जा, ऐसे करके तो फोर्स लगाएगा, ठीक। अ स्विमर पुशेस द वाटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, स्विमर जो है वो पीछे की तरफ लगा रहा है फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में, जो कि एक्शन फोर्स है। एंड द वाटर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द स्विमर, और जो पानी है वो स्विमर के ऊपर फोर्स लगाएगी, रिएक्शन फोर्स, ठीक है, विच पुशेस हिम फॉरवर्ड, जो उसे किस तरफ भेजेगी, आगे की तरफ, किस तरफ भेजेगी, आगे की तरफ, ठीक है। तो एक स्विमर है, जब भी वो पानी के अंदर है वो किस तरफ फोर्स लगा रहा है, पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और वाटर उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगा रहा है, कह रहा भाई आगे चलो, आगे निकल जा, ठीक। नेक्स्ट, व्हेन अ सेलर जंप्स आउट ऑफ अ रोइंग बोट, अब मान लो कोई सेलर है, जैसे कि ये बैठा हुआ है, ठीक है ना, ये है, ये बंदा, हम्म, ये बंदा बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो व्हेन अ सेलर जंप्स आउट ऑफ अ रोइंग बोट, कोई बोट है जो चल रही थी, ठीक है ना, उसके ऊपर अगर कूद गया आगे की डायरेक्शन में, किस तरफ, आगे की डायरेक्शन में, द रिएक्शन फोर्स ऑन द बोट मूव्स इट बैकवर्ड, लेकिन रिएक्शन फोर्स क्या होगा, उसे पीछे की तरफ ले जाएगा। अब मान लो कोई आगे की तरफ कूद गया, लेकिन पानी को पीछे की तरफ कर जा रहा था ना, तो पानी पीछे की तरफ जा रहा था, रिएक्शन फोर्स उसका क्या हुआ, पीछे की तरफ हुआ, तो पीछे की तरफ चला जाएगा, ठीक। व्हेन अ सेलर pushes द ओवर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, द मोड मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब जैसे कि ये जो हाथ में जो होता है इसे कहते हैं ओर, OAR, ओर, ठीक है, ये जो होता है, ठीक है। इससे जब कोई भी इंसान बोट चला रहा होता है तो किधर धक्का दे रहा होता है, पीछे की तरफ धक्का दे रहा होता है, पानी में, ठीक है। और बोट किस तरफ मूव कर रही होती है, आगे की तरफ, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। An athlete executes a high jump by pushing against the earth, which in turn pushes him up in the air. अब एक कोई एथलीट है, हाई जंप लगा रहा होता है, दौड़ रहा होता है, ठीक है, तो वो अर्थ को पुश करता है, अर्थ को नीचे की तरफ पुश करता है, ठीक है। जब आप ऊपर की तरफ जाते हो, हल्का सा ऊपर की तरफ कूदते हो, तो अर्थ आपको नीचे की अर्थ को आपने नीचे की तरफ पुश किया, तो अर्थ ने भी क्या किया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया, क्या भाई तू हवा में जा, भाई तू हवा में जा, ठीक। मैं अर्थ को नीचे भेजा, अर्थ कह रही तुम हवा में जाओ, ठीक है ना, एग्जैक्टली, ठीक। तो एन एथलीट एग्जीक्यूट्स अ हाई जंप बाय पुशिंग अगेंस्ट द अर्थ विच इन टर्न पुशेस हिम और अप इन द एयर, ठीक। वी स्विम बाय पुशिंग अगेंस्ट द वाटर विद द हेल्प ऑफ हैंड एंड लेग्स, द वाटर रिएक्ट्स बाय प्रोपेलिंग अस अहेड। अब देखो होता क्या है, जब हम तैर रहे होते हैं तो अपने हाथ और पैरों की मदद से क्या कर रहे होता है, पीछे की तरफ धक्का दे रहा होता है पानी को, तो वाटर भी हमें आगे की तरफ धक्का दे रही होती है, ठीक। A helicopter rises vertically because of the reaction to the downward push against the air produces by its propellers। अब होता क्या है, जब भी कोई हेलीकॉप्टर है, जब हेलीकॉप्टर यहाँ पर है, ठीक है, वो चला गया ऊपर, ऊपर कैसे गया भैया, ऊपर इस वजह से गया क्योंकि हेलीकॉप्टर जो था उसने नीचे की तरफ एक फोर्स लगाया अर्थ के ऊपर, यहाँ पे अर्थ है, अर्थ की तरफ उसने फोर्स लगाया प्रोपेलर्स की मदद से अपने, मतलब ठीक है, पंखे वंखे की मदद से नीचे की तरफ फोर्स लगाया, तो अर्थ ने भी क्या किया, भाई तुम ऊपर जा, अर्थ ने भी क्या किया, ऊपर की तरफ फोर्स लगा दिया, ठीक है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर ऊपर गया। अब बर्ड फ्लाइज बाय यूज ऑफ इट्स विंग, जो पक्षी होते हैं, है ना, वो अपने पर से उड़ते हैं, तो जो द विंग्स ऑफ अ बर्ड पुश एयर डाउनवर्ड्स, तो जो पक्षी के जो पर होते हैं वो क्या करते हैं, वो हवा को नीचे की तरफ धक्का देते हैं, किस तरफ देते हैं धक्का, नीचे की तरफ, ठीक है। तो इन रिएक्शन एयर पुशेस द बर्ड अपवर्ड, तो फिर हवा क्या करती है, बर्ड को अपवर्ड करती है, ऊपर पहुंचाती है, ठीक। द साइज ऑफ द फोर्स ऑन द एयर इक्वल्स द साइज ऑफ द फोर्स ऑन द बर्ड,
और जो भी फोर्स बर्ड लगाएगी एयर पे, उतना ही फोर्स एयर लगाएगा बर्ड पे। ठीक। When a man jumps from a diving board, he pushes the board and the board in turn pushes the man forward in the opposite direction. अब कोई डाइविंग बोर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब डाइविंग बोर्ड से कोई इंसान कूद रहा है तो वो एक्शन फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, एक्शन फोर्स लगा रहा है। तो अब वो भैया आगे कैसे बढ़ेगा, ठीक है, किस तरीके से आगे मूवमेंट करेगा। ठीक। तो होता क्या है, तो बोर्ड भी क्या करता है, उसके ऊपर फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। कभी ऐसे एक हम्म, ठीक है। तो कभी ऐसे कभी वैसे कभी ऐसे कभी वैसे करके डाइविंग बोर्ड जैसे कि पानी के ऊपर देखा होगा बोर्ड लेके जाते हैं वो, ठीक है। तो एक इधर फोर्स लगाया, उधर फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगाया तो इधर गया, इधर फोर्स लगाया तो इधर गया, तो क्या हमेशा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। ठीक, क्लियर। और भी एग्जाम्पल, वाइल ड्राइविंग डाउन द रोड, ठीक है, रोड पे चल रहे हो, अ फायर फ्लाई स्ट्राइक्स द विंड शील्ड ऑफ अ बस। अब क्या होता है, फायर फ्लाई है, ठीक है ना, वो आकर के बस से टकराती है एंड मेक्स अ क्वाइट ऑब्वियस मैस इन फ्रंट ऑफ द फेस ऑफ द ड्राइवर। और क्या करे, गंदगी फैला दे, जहाँ बस गाड़ी चला रहा है उसके सामने वाले शीशे पे गंदगी फैला दे, ठीक है। तो दिस इज अ क्लियर केस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या हुआ था, द फायर फ्लाई हिट द बस एंड द बस हिट्स द फायर फ्लाई विद इक्वल फोर्स। अब हुआ क्या था, भैया जैसे ही फायर फ्लाई ने बस को हिट किया था, उसी मोमेंट पे बस ने फायर फ्लाई को हिट किया, तो फायर फ्राई खाई, खाता, टाटा बाय बाय हो गया, जिसकी वजह से गंदा गंदा हो गया, मतलब मर गई, तो भाई खून वून जो भी था सब बेकार हो गया, है ना। इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में क्या होता है, द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्शन एंड रिएक्शन प्रिंसिपल जो ये लगता है एक्शन और रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ थ्रस्ट बाय रॉकेट इंजन, ठीक है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो रॉकेट जो भी थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसको समझाता है। ठीक। तो इन रॉकेट इंजन में क्या होता है, हॉट एग्जॉस्ट गैसेज प्रोड्यूस ऑक्साइड थ्रू द कंबशन ऑफ अ फ्यूल विद एन ऑक्सीडाइजर। तो रॉकेट इंजन के अंदर क्या होता है कि फ्यूल जो होता है, ठीक है, जो भी इसके अंदर फ्यूल भरा है वो कंबशन होता है उसका, मतलब वो जब जलता है तो जलने की वजह से क्या होता है, खूब ज़्यादा अमाउंट में गर्म गैस निकलती है बाहर। ठीक, गर्म गैस निकलती है बाहर। ठीक। द हॉट एग्जॉस्ट गैस फ्लोज थ्रू द रॉकेट नोजल। ठीक, फिर रॉकेट के नोजल से वही गैस जो है वो बाहर की तरफ निकलती है एंड इज एक्सेलरेटेड टू द रियर ऑफ द रॉकेट। ठीक है, रॉकेट के पीछे की तरफ उसको कस के बहुत तेज़ी के साथ निकलती है। तो इन रिएक्शन थ्रस्टिंग फोर्स इज प्रोड्यूस्ड ऑन द इंजन माउंट। तो क्या होता है कि अब जो थ्रस्टिंग फोर्स है वो किसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है, इंजन के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। द थ्रस्ट एक्सेलरेट्स द रॉकेट एज डिस्क्राइब्ड बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, और फिर थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है न्यूटन लॉ ऑफ सेकंड मोशन से। ठीक। पहले क्या हुआ, जो थ्रस्ट है वो लगा नीचे की तरफ, अब जैसे ही वो नीचे की तरफ लगा उसने क्या किया, इंजन को बहुत ताकत दे दी। ठीक है, इंजन को क्या कर दी, बहुत ताकत दे दी। अब इंजन को बहुत ताकत दे दी तो इंजन के अंदर क्या हुआ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लग गया, मोमेंटम लग गया। क्या लग गया, मोमेंटम लग गया। ठीक है, जितनी वेलोसिटी, ठीक, एक्सेलरेशन हो रहा है, जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, मास होगा बॉडी का, उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। बस एग्जैक्टली वही चीज़। ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया गया थर्ड लॉ। देखो भैया, कपल टू स्प्रिंग बैलेंसेस, ये कपल टू स्प्रिंग बैलेंसेस है, ठीक है ना, ए एंड बी एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। व्हेन वी पुल द बैलेंस बी, जब हम बैलेंस बी को खींचेंगे, बोथ द बैलेंसेस शो द सेम रीडिंग, दोनों बैलेंस पे क्या होगा, रीडिंग सेम आएगी। ठीक है ना, इंडिकेटिंग दैट बोथ द रिएक्शन रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों शो ये इस बात को कर रही हैं कि भैया दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है। इन दिस केस द पुल ऑफ आइदर ऑफ द टू स्प्रिंग बैलेंसेस कैन बी रिगार्डेड एज द एक्शन एंड दैट ऑफ द अदर बैलेंस एज द रिएक्शन। तो इसमें अगर ए को भी खींचोगे, ठीक है, जब ए को खींचोगे तब भी दोनों पे बराबर रीडिंग आएंगी, बी को खींचोगे तब भी दोनों पे बराबर बराबर रीडिंग आएंगी। क्योंकि ऐसा है कि आप जितना फोर्स लगा रहे हो ए बी पर, उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ए भी लगा रहा है उसको रोकने के लिए, वापस खींचने के लिए। ठीक है, और जब आप ए पे फोर्स लगा रहे हो तो बी वाला खींच रहा है। ठीक, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। क्लियर। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इवन दो द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल। समझो, मान लेते हैं कि एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा से एक दूसरे के बराबर होती है इन मैग्नीट्यूड, दीज फोर्सेज मे नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। फिर भी ये फोर्सेज इक्वल मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकती, मतलब किसी चीज़ को एक्सेलरेट नहीं कर सकती हैं। ठीक है ना, एक्सेलरेट नहीं कर सकती है। ठीक।
दिस इज बिकॉज ईच फोर्स एक्ट्स ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि ये दोनों फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रही होती है, ठीक, इस वजह से। दीज ऑब्जेक्ट्स में भी ऑफ डिफरेंट मासेस। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनका जो मास होगा वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। नोट, इफ द ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम मास दे विल एक्सपीरियंस सेम एक्सेलरेशन। और हाँ, अगर इसी के अंदर ऑब्जेक्ट्स का मास सेम है, ऑब्जेक्ट का वजन सेम है, तो बराबर एक्सेलरेशन हो जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का मास सेम नहीं है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इन अदर वर्ड्स द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट बट द रिजल्टेंट मे नॉट बी इक्वल। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक्शन रिएक्शन फोर्स जो होता है वो बराबर और अपोजिट हो सकता है, लेकिन उनका जो रिजल्टेंट होता है, ठीक है, वो इक्वल नहीं होता, मे नॉट बी इक्वल, नहीं हो सकता। दिस इज बिकॉज द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ठीक है, जब दो डिफरेंट बॉडीज पे लग रही होती है। तो उसका एक एग्जाम्पल है, देखो भैया, जब कोई गन फायर करी गई, ठीक है, जब कोई गन क्या करेगी, फायर करेगी, जब कोई गन फायर करी जाती है तो आगे की तरफ फोर्स लगाती है बुलेट पे, ठीक, और बुलेट जो होती है वो उतना ही फोर्स लगाती है गन पे, पीछे की तरफ लगाती है, ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है, गन रिकॉइल होती है ना, गन रिकॉइल होती है। अब क्या हुआ, जो गन का मास था वो ज़्यादा था, ठीक है, एज कम्पेयर टू मास ऑफ द बुलेट। तो एक्सेलरेशन जो गन के ऊपर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कम होता है देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बुलेट। बुलेट में ज़्यादा एक्सेलरेशन होता है और गन का एक्सेलरेशन कम होता है, ठीक है। तो उस चीज़ वही चीज़ लिखिए। तो व्हेन अ गन इज फायर्ड, जब गन फायर करी जाती है, इट एग्जर्ट्स अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट, बुलेट के ऊपर आगे का फोर्स लगाता है। तो बुलेट भी क्या करेगी, पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी, लगाएगी ना। देन द बुलेट exerts an equal and opposite reaction force on the gun, exactly this results in the recoil of the gun। इसकी वजह से क्या होता है, गन रिकॉइल होती है। तो since the mass of the gun is much higher, अब गन का जो मास था वो बहुत ज़्यादा था इन कंपेरिजन टू द मास ऑफ द बुलेट, बुलेट से कंपेयर किया जाए तो द एक्सेलरेशन ऑफ द गन, ठीक, जो गन का एक्सेलरेशन है रिकॉइल इज मच लेस देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बुलेट। तो वो हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू द बुलेट, ठीक, एग्जैक्टली। ये था हमारा खत्म। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। बस आज के लिए इतना ही था, थोड़ा सा लेक्चर प्यारा सा, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट दिस वन हो गया, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही था, बहुत छोटा सा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन खत्म हो चुका है, ठीक है, अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन खत्म हो चुका है, मतलब कि चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब सिर्फ एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज करने के बाद चैप्टर हमारा खत्म। बोला था 5-6 दिनों में खत्म हो जाएगा, बड़ा प्यारा सा छोटा सा है, खत्म हो गया, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ लेना, पढ़ाई बढ़िया तरीके से करना, मज़े में एकदम, ठीक। कमेंट सेक्शन में राधे राधे डाल देना, ठीक, और मेरी तरफ